हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं VLDA फर्स्ट ईयर में फार्मेसी का चैप्टर 17 जिसका नाम है ड्रग्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। अब आ गए हैं हम चैप्टर 17 पर जिसका नाम है ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म की जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है उस पर ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे एंटीपायूरेटिक्स या फिर कह सकते हैं हम फेब्रिफ्यूज। अब ये क्या होती हैं? दीज ड्रग्स नॉर्मलाइज इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द एनिमल बॉडी। जब हमारा जो जानवर है उसको बुखार हो जाता है तो उसका सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ड्रग्स देने के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो एनिमल की बॉडी का इंक्रीज टेम्परेचर है ना उन्हें नॉर्मलाइज करती हैं, उनमें नॉर्मल टेम्परेचर पर लाती हैं। बट दीज ड्रग्स डू नॉट डिक्रीज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन ये ले तो आती हैं टेम्परेचर नॉर्मल, परंतु ये नॉर्मल टेम्परेचर को और कम नहीं करती हैं, ये नॉर्मल ही रहने देंगे अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने ये ड्रग्स दी तो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीपायूरेटिक्स। जो एंटीपायूरेटिक है उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती हैं? दीज ड्रग्स अफेक्ट इन 4 वेज। ये 4 प्रकार से काम करती हैं। बाय डिप्रेसिंग थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ना हमारे दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस, वहां पर जाती हैं, वहां पर काम करती हैं और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं ना उनको डिप्रेस कर देती है। थर्मोरेगुलेटरी का क्या मतलब है? यहाँ पर थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड और रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करने वाला, यानी कि जो हीट को कंट्रोल करता है ना हाइपोथैलेमस में उसको डिप्रेस कर देती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं ये? एस्पिरिन, फिनेसिटिन एंड सोडा सैलिसिल्स। बाय रिड्यूसिंग जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसको ही रिड्यूस कर देती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया रिड्यूस हो गई ना, कम हो गई ना, तो हमारी बॉडी में हीट भी कम जनरेट होगी। एग्जाम्पल क्विनिन। थर्ड आ गया है सम ड्रग्स डायरेक्टली अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं ये डायरेक्टली अब्सॉर्ब मतलब सीधे अवशोषित कर लेती हैं हीट को हमारी बॉडी से, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए। एग्जाम्पल कोल्ड स्पॉन्ज, कोल्ड बाथ और रेफ्रिजरेंट एटसेट्रा। रेफ्रिजरेंट जो ड्रग्स होती हैं वे कोल्ड बाथ मतलब ठंडे पानी से नहाना, और कोल्ड स्पॉन्ज मतलब आपने देखा होगा कि हमारे कभी कभार जब बुखार चढ़ जाता है ना तो रुमाल वगैरह गीला करके हमारे सर के ऊपर रख देते हैं, तो वो ठंडे पानी में इसीलिए रखते हैं ताकि जो हीट है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो पाए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए हमारा टेम्परेचर। बाय डायूरेटिक एक्शन। डायूरेटिक का क्या मतलब होता है? मतलब जो यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाए। डायूरेटिक ड्रग्स हमने पीछे पढ़ी भी थी। डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी होती थी? जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। तो ये क्या करता है, जो हमारा यूरिन होता है ना उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेके वो बाहर निकल जाता है, तो अगर हीट बाहर निकल गई तो हमारा टेम्परेचर अपने आप डाउन आ जाएगा। तो ये ऐसे ही डायूरेटिक एक्शन से कम करता है टेम्परेचर को। एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा। अब आ गए हैं हम एस्पिरिन पे। इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इट इज ए व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। एसिडिक इन टेस्ट। टेस्ट इसका एसिडिक, एसिड का टेस्ट होता है दोस्तों खट्टा, तो ये एसिडिक होता है टेस्ट में। सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड स्मेल लेस। महक थोड़ी सी कम होती है इसकी और वाटर और अल्कोहल में सोल्यूबल होता है। डोज हम पता करें तो जो लार्ज एनिमल्स है ना उसमें हम 8 से 15 ग्राम ओरली दे सकते हैं इसको। स्मॉल एनिमल्स में 2 से 3 ग्राम दे सकते हैं और डॉग्स में 1 to 2 ग्राम ओरली ही दे सकते हैं। सब में ओरल होगा ये ध्यान रखना। अब आ गए हैं हम क्विनिन पे। इट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म। क्विनिन 2 फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, क्विनिन सल्फेट और क्लोरोक्विनिन। थर्ड है हमारा सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि जिसको हम सोडा सैलिसिलस कहेंगे। इट इज लाइट व्हाइट पाउडर। ये एक व्हाइट पाउडर होता है लाइट कलर का। लाइट मतलब थोड़े से फीके व्हाइट कलर का। स्मेल लेस, टेस्ट इज स्वीट और सोर। महक थोड़ी सी कम होती है और टेस्ट कैसा होता है? खट्टा या फिर मीठा होता है। डोज की हम बात करें तो लार्ज एनिमल्स में इसको 8 से 15 ग्राम दे सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स में 2 से 3 ग्राम और डॉग्स में 50 mg ओरल दे सकते हैं। डी आ गया है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपने नॉर्मली नाम सुना भी होगा, तो इसकी डेफिनेशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज अ व्हाइट पाउडर। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इट इज एन एनिलीन डेरिवेटिव एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये एक एनिलीन का डेरिवेटिव होता है, मतलब एनिलीन से बनता है ये, एंड सोल्यूबल इन वाटर और वाटर में सोल्यूबल होता है। डोज इसकी बात करें तो इंजेक्शन होते हैं पैरासीटामोल के। लार्ज एनिमल्स में इस इंजेक्शन को 15 से 20 ml दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर।
स्मॉल एनिमल्स में 5 ml दे सकते हैं और डॉग्स में 1 to 2 ml दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। आगे आ गया है एनाल्जिन। इट इज अ व्हाइट सिंथेटिक पाउडर। ये एक व्हाइट सिंथेटिक पाउडर होता है। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित पाउडर होता है। लेस सोल्यूबल इन वाटर मतलब पानी में घुलनशील कम होता है। डोज इन सेम एज पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल की डोजेज थी ना, इंजेक्शन पैरासीटामोल जो भी थी वो सेम ही होती है इसकी डोजेज भी। 6th आ गया है हमारा फिनाइल ब्यूटाजोन। अब ये क्या होता है? दिस इज ऑल्सो ए सिंथेटिक व्हाइट पाउडर। ये भी एक सिंथेटिक व्हाइट पाउडर होता है। डोज की बात करें तो हॉर्स में ये 4 ग्राम ओरली दे सकते हैं। डॉग्स की बात करें तो 50 से 60 mg से ओरली हम दे सकते हैं। इंडिकेशंस मतलब इसके यूज क्या है, यानी कि जो एंटीपायरेटिक्स है ना उस ड्रग्स के यूज क्या है। एक यूज है दोस्तों फीवर में उसका काम आता है, जो कि टेम्परेचर को कम कर देता है, सिंपल। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स रिड्यूस स्वेलिंग इन द बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें जब सूजन आ जाती है ना तो ये उस सूजन को कम करती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, नॉन कोर्टिकोस्टेरॉइड और कोर्टिकोस्टेरॉइड। नॉन कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन सी होती हैं? सोडा सैलिसिलस, एस्पिरिन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन। ये नाम है दोस्तों याद रखने पड़ेंगे। और आगे आ गया है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्या होती हैं? बेटनीसोल, डेक्सामिथासोन एंड प्रिडनिसोलोन एटसेट्रा। आगे है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों एलर्जी के विपरीत काम करेंगी ये। तो इसका हम ये याद करने से अच्छा दोस्तों ये याद कर लेना, आसान रहेगा आपके लिए ये। दीज ड्रग्स करेक्ट एलर्जी कंडीशंस बाय रिड्यूसिंग द सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामाइन होता है ना, जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह हमारे काट जाता है तो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमें, जैसे कि खुजली होना वगैरह वगैरह हमें एलर्जी होती है। तो वो किस वजह से होती है खुजली वगैरह? क्योंकि वो हिस्टामाइन होता है ना हमारी बॉडी में, वो काम करता है। अगर वो ही कम हो गया ना तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि एलर्जी कम हो जाएगी हमारी। तो ये क्या करती हैं? दीज ड्रग्स करेक्ट एलर्जी कंडीशंस बाय रिड्यूसिंग द सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है ना बॉडी में उसको कम कर देंगी। तो उसको कम कर देंगी तो क्या होगा? एलर्जी कंडीशंस भी कम हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी सारी एलर्जी कंडीशंस। आप चाहो तो मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा देता हूँ। दीज ड्रग्स करेक्ट एलर्जी कंडीशंस। ये ड्रग्स क्या होती हैं? एलर्जी कंडीशंस को करेक्ट करती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। इनको और क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। यानी कि जो हिस्टामिन होता है ना उसको विपरीत करती है, मतलब उसको काम नहीं करने देती, ऐसी ड्रग्स। एग्जाम्पल फिनेरमिन मैलिएट, प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। इंडिकेशंस यानी कि इसके यूज क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि इंसेक्ट बाइट में इसका यूज करते हैं, कोई कीड़ा काट जाए तो यूज करते हैं। अडीमा मतलब कहीं पर भी हमारे जो सेल्स होती है ना, सेल्स या फिर कहीं भी बॉडी में पानी का एक्यूमुलेशन मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसी को हम अडीमा कहते हैं। एनी एलर्जी कंडीशन, कहीं भी एलर्जी होती है तो इसका यूज करते हैं। टिम्पेनी, टिम्पेनी का मतलब होता है उफारा, जो गैस होती है ना उसी हम टिम्पेनी कहते हैं। प्रूरिटिस, प्रूरिटिस का मतलब होता है खुजली वगैरह। फोटोसेंसिटाइजेशन मतलब जो हमारे सूरज में यूवी रेज होती है ना, किसी को यूवी रेज से एलर्जी होती है ना उसे फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। एंटी रूमेटिक्स, एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स, ये ड्रग्स रिड्यूस स्टिफनेस ऑफ मसल्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं? जो मसल्स होती हैं ना उसमें जकड़न को कम कर देती हैं। कौन? एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स। एग्जाम्पल सोडा सैलिसिलस, एस्पिरिन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन एटसेट्रा। डोज की हम बात करें तो लार्ज एनिमल्स में हम इसे 8 से 20 टैबलेट खिला सकते हैं ओरली। स्मॉल एनिमल्स में 2 to 4 टैबलेट्स एंड डॉग्स में 1 to 2 टैबलेट्स ओरली। आप समझो कि कोर्टिकोइड्स या फिर जिसे हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं ना, वो होते क्या हैं? दीज इंक्लूड स्टीरॉइड्स। ये क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं सिंथेसाइज्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड आल्सो सिंथेटिक वंस। आपने देखा होगा कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे ही हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो कि किडनी के कोर्टेक्स भाग में होता है, कोर्टिकल पोर्शन में होता है। कोर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं कि ऐसे स्टेरॉइड होते हैं जो एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर जो मानव निर्मित होते हैं, बस। 2 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स आर सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा 2 टाइप के स्टेरॉइड सेक्रेट होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होते हैं? अफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो ये क्या कह रहा है कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं ना वो फैट और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं।
मिनरलोकोर्टिकोइड क्या होते हैं? इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है ना, उसमें इफेक्ट डालते हैं, मतलब उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं। नोट, ये जरूरी बात है दोस्तों, नॉर्मली दीज स्टीरॉइड्स आर सेक्रेटेड एज पर नीड ऑफ एनिमल बॉडी। जितनी एनिमल को नीड होती है ना, जितनी एनिमल को जरूरत होती है ना, उसी हिसाब से ये सेक्रेट होते हैं। बट इन सम केस दे आर सेक्रेटेड मोर, लेकिन कई केस में क्या होता है कि ये हद से ज्यादा सेक्रेट हो जाता है। जैसे कि कब होता है? पेन में, ट्रोमा में, कहीं पर जलन हो जाती है तब, या फिर फिर यानी कि डर लगता है तब, एटसेट्रा। एक्सेस यूज ऑफ दीज ड्रग्स हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। अगर हम इन ड्रग्स का ज्यादा यूज करेंगे ना, तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे हमें? दीज डिप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड दस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज लोअर्ड। ये ड्रग्स अगर हम ज्यादा ले लेते हैं ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाता है, और अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया ना, तो एंटीबॉडीज हैं वो भी कम हो जाएंगे हमारे शरीर में। सो नो वैक्सीनेशन शुड बी गिवन व्हाइल दिस थेरेपी। इस ड्रग को देने के बाद वैक्सीनेशन क्यों नहीं होती है दोस्तों? क्योंकि जो वैक्सीनेशन में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देंगे। वैक्सीन होती ही इसीलिए है ताकि जो उसके अंदर होते हैं ना माइक्रोब्स, वो हमारी बॉडी को कम इफेक्ट करें, और कम इफेक्ट करेंगे ना तो हमारी बॉडी उनको अपने आप देख लेगी, अब उनको अपने आप मार देगी। इसके कारण जब वो फिर से ज्यादा मात्रा में आएंगे ना बाहर से, तो उनको बख्शेगी नहीं हमारी बॉडी। तो इसी तरह से वैक्सीनेशन काम करती है। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन नहीं देनी चाहिए इस थेरेपी को देने के बाद। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ यंगर एनिमल। ये जो यंग एनिमल्स है ना, जो ग्रोथ हो रही है जिन एनिमल्स की, यानी कि जो जवान एनिमल्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। दे डिले वाउंड हीलिंग, ये जल्दी घाव को भरने भी नहीं देता। कंटिन्यूस यूज में लीड टू एडिमा एंड हाइपोकैलेमिया। अगर इसका हम कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं तो स्किन में या फिर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगेगा। रिपीटेड यूज में डिप्रेस द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम इसको रिपीटेड लेते रहेंगे तो ये क्या करेगा? सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसकी सेक्रेशन कम करवा देगा। दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डिजीज। ये ड्रग्स इन बीमारियों में यूज नहीं होती है। कौन कौन सी डिजीज? कॉर्नियल अल्सर, यानी कि हमें अल्सर होता है ना तो हम यूज नहीं कर सकते। मसल वीकनेस, अगर हमारी जो मसल्स होती है ना वो वीक है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। डायबिटीज का पेशेंट है वो इन ड्रग्स का यूज नहीं कर सकता, या फिर जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना, हाई ब्लड प्रेशर का, वो इसे यूज नहीं कर सकता। कंटिन्यूअस यूज में इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इन यूरिन। अगर हम इसका यूज बार बार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो ये क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है ना यूरिन में, उनकी सेक्रेशन को बढ़ा देगा, यानी कि सबको बाहर निकलने देगा। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो। इससे क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इंडिकेशंस का मतलब है इसके यूज क्या होते हैं। आप इनमें से कोई भी 4 याद कर सकते हैं दोस्तों, मैं सब बता देता हूँ। पहला है हमारा बोवाइन कीटोसिस के टाइम, जब हमारी गाय या भैंस में जो एनर्जी डिमांड है ना वो ज्यादा हो जाती है ना, एनर्जी सप्लाई से कम, मतलब जैसे कि हम चारा तो बहुत कम दे रहे हैं लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा यूज कर रही है, उसे ही हम बोवाइन कीटोसिस कहेंगे। सेकंड है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप। थर्ड है क्रोनिक अर्थराइटिस। क्रोनिक अर्थराइटिस का क्या मतलब है? क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द। तो जब जो जोड़ों का दर्द है ना वो बहुत लंबे समय से आ रहा हो ना, तब इसका यूज हम करते हैं। रूमेटिज्म मतलब क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, मतलब जोड़ों में अकड़न होना, उसे ही हम रूमेटिज्म कहेंगे। एक्जिमा, एक्जिमा क्या होता है? इचिंग ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन होती है ना हमारी, उसमें खुजली वगैरह होना। प्यूरिटिस भी खुजली ही होती है दोस्तों स्किन पर। बर्न्स मतलब जलना। कंजक्टिवाइटिस के टाइम। इंसेक्ट बाइट एलर्जी, जब एलर्जी होती है हमें इंसेक्ट बाइट के टाइम, यानी कि जो कोई कीड़ा है वो हमें काट जाता है तो उस समय जो एलर्जी होती है उस टाइम, या फिर जो सर्जिकल शॉक होते हैं ना उस टाइम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के क्या एग्जाम्पल है? डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन नाम की एक स्टीरॉइड होती है जो कि एक इमरजेंसी ड्रग कहते हैं हम इसे। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ये क्या करती है? मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को इंक्रीज कर देती है। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना एल्वेलाई ऑफ लंग्स में, यानी कि जो एल्वेलाई होती है ना लंग्स में, उधर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, उसे ही हम डेक्सामिथासोन कहेंगे। बी है हाइड्रोकोर्टिसोन। ये ड्रग्स के नाम है दोस्तों, ये याद कर लेना, कम से कम 4 तो कर लेना। हाइड्रोकोर्टिसोन,
प्रेडनिसोलोन, बीटामिथासोन एंड फ्लूमिथासोन। अब फ्लूमिथासोन जरूर याद कर लेना दोस्तों, इसके लिए स्पेशल एक लाइन दी गई है यहाँ पर, मे बी गिवन इन टॉपिकल। ये टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, मसल्स में भी दे सकते हैं, ओरली भी खिला सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं हम फ्लूमिथासोन को, इंट्रा मेमोरी भी दे सकते हैं, और सब कंजक्टिवाइटल रूट्स के द्वारा भी दे सकते हैं हम इसे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं आया होगा तो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।